नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारतीय गवर्नर जनरल के बारे में जिसके बारे में परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और जो वाकई भारतीय इतिहास में बहुत मायने रखता है। उसके जो स्टेप्स थे, उसकी जो नीतियाँ थीं, वो परीक्षा के हिसाब से और भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है उसे। आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। दोस्तों, 1848 में लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया। उसने 8 साल तक भारत पे शासन किया, यानी कि वह 8 सालों तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसके जो 8 साल थे वो सारे के सारे क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण थे। उसने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान था। भारत की किसी भी रियासत के विलय का कोई भी अवसर उसने अपने हाथ से जाने नहीं दिया। इस विलय के लिए चाहे उसे युद्ध की नीति अपनानी पड़ी हो, या उसे हड़प नीति अपनानी पड़ी हो, या उसके लिए उसे कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ी हो, उसने ऐसे किसी भी अवसर को ऐसे ही खराब नहीं होने दिया। उसने सारे अवसरों का लाभ उठाया। राज्यों के विलय के लिए उसने जो सबसे पहले नीति अपनाई वो नीति थी युद्ध नीति, यानी कि विजयों के द्वारा विलय। और इसके माध्यम से सबसे पहले 1849 में उसने पंजाब का विलय किया। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब का विलय 1849 में हुआ था। अंग्रेजों के लिए पंजाब का विलय राजनीतिक रूप से बहुत ही उचित और बहुत ही लाभदायक था, क्योंकि इसके कारण अंग्रेजों की जो प्राकृतिक जो सीमा थी वो प्राकृतिक सीमाओं तक पहुंच गई थी और उत्तर पश्चिमी दर्रे अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। हालांकि इस विलय का डलहौजी के पास कोई नैतिक और वैधानिक अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी यह विलय किया गया। उसके बाद जो है दूसरा विलय किया उसने युद्ध के द्वारा, वो था सिक्किम का विलय। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के बीच में एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया और इस आधार पर 1850 में जबरदस्ती उस राज्य को भारत में शामिल कर लिया उसने। और जो तीसरा था वो था 1852 में लोअर बर्मा या पीगू का विलय था। इसके पीछे कारण ये था कि पूर्वी समुद्रों में अमेरिका और फ्रांस का जो वर्चस्व था वो बढ़ता जा रहा था और लोअर बर्मा का अंग्रेजों के अधीन आना बहुत आवश्यक था। ब्रिटिश साम्राज्य में लोअर बर्मा का शामिल होना बहुत आवश्यक था। तो इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो डलहौजी ने आधार चुना वो बहुत ही अलग आधार था। बेसिकली 1826 में यंदाबू की एक संधि हुई थी और उस संधि के पश्चात बहुत सारे अंग्रेज व्यापारी बर्मा के दक्षिणी तट पर और रंगून में जाकर के बस गए थे। ये लोग प्रायः रंगून के जो गवर्नर के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत करते रहते थे। वर्मा सरकार ने शेपर्ड और लुइस नाम के 2 अंग्रेजी कप्तानों पर कुछ विशेष दोषों के लिए भारी जुर्माने लगाए। अब इस बात की जो खबर थी, इस बात का जो पत्र था, वो डलहौजी के पास, उन दोनों ने इस बात के लिए डलहौजी को पत्र लिखा और यही पत्र डलहौजी के लिए पर्याप्त था। डलहौजी ने ब्रिटिश गौरव और प्रतिष्ठा की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया हुआ था। उसने अपने फॉक्स नाम के युद्धपोत के अफसर को, जिसका नाम था कमाडोर लैम्बर्ट, उसे रंगून भेजा ताकि वह उन ब्रिटिश कप्तानों के क्षतिपूर्ति के लिए बातचीत करे और वर्मा सरकार से उनका हर्जाना मांगे। अब इस छोटे से झगड़े को सुलझाने के लिए युद्धपोत को भेजने का क्या तात्पर्य था? तात्पर्य ये था कि यदि झगड़े का समाधान उनकी इच्छा के अनुसार, यानी कि लैम्बर्ट या इनडायरेक्टली हम कहें डलहौजी, अगर उसकी इच्छा के अनुसार न हो तो युद्ध हो। युद्ध हुआ और वर्मा सरकार हार गई और इसके बाद फिर डलहौजी ने लोअर वर्मा को जो है म्यांमार, जो आज की डेट में म्यांमार है, अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये जो 3 आपने देखे, 1849 में पंजाब का विलय,
1850 में सिक्किम का विलय और 1852 में वर्मा का विलय। ये विलय विजय के द्वारा यानी कि युद्ध के द्वारा उसने किया। अब उसने दूसरी जो नीति अपनाई उसको हम व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। ये कूटनीति के थ्रू इन राज्यों को हड़पा गया, इन राज्यों का विलय किया गया। हड़प नीति थी क्या? इसे गोद निषेध की भी संज्ञा दी गई थी। हिंदुओं में प्रचलित प्रथा के अनुसार जब किसी राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार किसी बालक को गोद ले लेता था, जिसे हम दत्तक पुत्र कहते थे, और मरने के बाद वह जो गोद लिया हुआ पुत्र था वो राजा बन जाता था। यदि राजा अपने जीवन काल में किसी को गोद नहीं ले पाता था तो उसकी विधवा पत्नी को यह अधिकार रहता था कि वह किसी को गोद ले ले। अब डलहौजी ने कंपनी के अधीनस्थ राज्यों के शासकों को गोद लेने के लिए कुछ नियम बनाए। उसके अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थीं। वो रियासतें पहली वो रियासतें थीं जो कभी उच्चतर शक्ति के अधीन नहीं थीं और ना ही कर देती थीं। दूसरी वो रियासतें थीं जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के अधीन थी और उन्हें कर देती थीं, परंतु अब अंग्रेजों के अधीनस्थ थीं। और तीसरी वो रियासतें जो अंग्रेजों ने सनदों द्वारा स्थापित की थी अथवा पुनर्जीवित की थी। अपनी नीति का 1854 में उसने रिव्यू किया और डलहौजी ने कहा कि प्रथम श्रेणी की रियासतों के गोद लेने के मामले में हमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। दूसरी श्रेणी के, पहली श्रेणी में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, दूसरी श्रेणी के जो राज्य हैं, रियासत हैं, उन्हें हमारी अनुमति आवश्यक है, यानी कि वो अगर किसी को गोद लेते हैं तो ये हमारी अनुमति के बगैर वो गोद नहीं ले सकते। हम मनाही कर सकते हैं परंतु प्रायः हम अनुमति दे देंगे। परंतु तीसरी श्रेणी, कौन सी श्रेणी? जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी या जिनको पुनर्जीवित किया था। तीसरी श्रेणी के रियासतों में उसका विश्वास ये था कि उसे उत्तराधिकार में गोद लेने की जो अनुमति है, जो आज्ञा है, वो नहीं दी जानी चाहिए। अब मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जो है और मराठा संघ की हार के बाद कंपनी भारत में सर्वश्रेष्ठ बन गई थी, सर्वोच्च कंपनी हो गई थी। अब ऐसी कंडीशन में डलहौजी स्वीकार करता था कि राजाओं की निजी संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए उसके दत्तक पुत्र की अनुमति है, परंतु गद्दी पर अधिकार के लिए उसे अनुमति नहीं है। राजा की, ध्यान दीजिएगा, राजा की निजी संपत्ति पे अधिक है, जो राजा की पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उन पे तो अधिकार है, लेकिन जो गद्दी है उस पे उसका अधिकार नहीं है। उसके लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। सरकार दूसरी और तीसरी श्रेणी के लिए गोद लिए पुत्र को गद्दी पर बैठने की अनुमति नहीं देती है और वो रियासतें व्यपगत हो जाएंगी। उन अवस्थाओं में गोद लेने के अधिकार के स्थान पर सर्वश्रेष्ठ शक्ति द्वारा व्यपगत का अधिकार स्थापित किया गया, जो शक्ति अधिकार देती है वो ले भी सकती है। डलहौजी ने यह सिद्धांत नया नहीं बनाया था। 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने यह कहा था कि पुत्र न होने पर दत्तक पुत्र लेने का अधिकार हमारी ओर से एक अनुग्रह है और एक विशेष अनुकंपा और तथा स्वीकृति है जो अपवाद के रूप में देनी चाहिए। अब इस सिद्धांत के आधार पर डलहौजी ने सबसे पहले सतारा का विलय किया 1848 में। ये क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 में सतारा का विलय किया। जैतपुर और संभल का विलय उसने 1849 में किया। बघाट का जो विलय था 1850 में किया। उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में और सबसे आखिरी में नागपुर का उसने किया 1854 में। अवध का जो विलय हुआ था वो 1856 में किया गया।
अब बात करते हैं डलहौजी के सुधारों के बारे में। पहला है प्रशासनिक सुधार। डलहौजी ने लगभग प्रशासन के सभी विभागों में सुधार किए। गवर्नर जनरल के कार्यभार को कम करने के लिए बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया। कंपनी के अधीन आने वाले नए प्रदेशों के शासन के लिए सीधे प्रशासन की व्यवस्था की गई। सीधा प्रशासन आरंभ किया गया। इसको नॉन रेगुलेशन पद्धति कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक प्रदेश में, जो नया प्रदेश है, प्रत्येक नए प्रदेश में एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता था जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था। दूसरा है सैनिक सुधार। डलहौजी के साम्राज्य विस्तार के कारण अंग्रेजी राज्य की सीमाएं जो है वो पूर्व में बंगाल से पश्चिम में सिंध और पंजाब तक फैल गई। एशिया के साम्राज्य का स्वप्न पूरा हो गया। इतने विस्तृत प्रदेश के लिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होगी और युक्ति संगत वितरण होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में उसने संख्या को, भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया और अंग्रेजों की संख्या को बढ़ाया, क्योंकि उस समय जो 1856 की स्थिति थी, 1856 में भारतीय सैनिक तकरीबन 2,38,000 थे और अंग्रेजी सैनिक जो थे वो 45,000 थे। तो इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए उसने सेना में 3 रेजिमेंटें और बनाई। पंजाब में एक नई अनियमित सेना का गठन किया गया। गोरखा रेजिमेंटों की संख्या बढ़ाई गई और उनके सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। तो इस तरह के सैनिक सुधार किए गए। रेलवे का सुधार किया गया। डलहौजी के टाइम पे 1853 में पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई, जो बंबई से थाने तक थी। डाक की बात करें तो आधुनिक काल की जो डाक व्यवस्था है, इसका आधार भी डलहौजी के काल में रखा गया। 1854 में डलहौजी ने एक नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया। रेलवे की बात हो गई, डाक की बात हो गई, विद्युत तार की बात करते हैं। डलहौजी को भारत में विद्युत तार का प्रारंभकर्ता कहा जा सकता है। 400 मील लंबी तार लाइन बिछा दी गई थी, जिसमें कलकत्ता से पेशावर, मुंबई यानी कि मुंबई और चेन्नई तक यानी कि मद्रास, उस वक्त का मद्रास तक देश के विभिन्न विभिन्न भागों में तार सब जो है तो इनको तार द्वारा मिला दिया गया। और वर्मा में रंगून से लेकर मांडले तक भी यह लाइन बिछाई गई थी। सबसे खास बात है कि 1857 और 58 की क्रांति में, जो 1857 क्रांति थी, उसके दमन में या उस वक्त जो है इस व्यवस्था ने, इस तार व्यवस्था ने अंग्रेजों की बहुत हेल्प की थी। पीडब्ल्यूडी पे भी इसने काफी कुछ काम किया। सिंचाई कार्यों की विस्तृत योजना बनाई गई, गंगा नहर का कार्य पूरा किया गया और शिक्षा सुधार में भी डलहौजी ने बहुत सारे काम किए। 1854 में जो वो डिस्पैच आया था वो इसी के टाइम पे आया था और 3 जो है प्रेसिडेंसी नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। वो प्रेसिडेंसी नगर थे कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, यानी कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। और इसके अलावा जो है आपका ये जो खोले गए थे लंदन के विश्वविद्यालय के आदर्श पे थे।